नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार के रोज़ कहा कि NDA यानी कौमी जमहूरी इत्तेहाद की हुकूमत के 7 साला दौर में मुल्क सबका साथ सबका विकास के उसूल पर अमल पैरा है। मोदी ने अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में वतन अजीज़ से खिताब करते हुए कहा कि NDA के हुक्मरानी के 7 बरसों के दौरान हुकूमत ने हर लम्हा मुल्क की खिदमत में पूरी लगन के साथ काम किया है और इन 7 बरसों में जो भी कामयाबियां हासिल की हैं वो मुल्क और अहले वतन की रही हैं। उन्होंने बताया कि हम देखते हैं कि हिंदुस्तान अब दूसरे ममालिक की सोच और उनके दबाव में नहीं है, अपने अज़्म से चलता है। जब हम देखते हैं कि अब हिंदुस्तान अपने खिलाफ साजिश करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देता है तो हमारी खुद एतमादी और बढ़ जाती है। जब हिंदुस्तान कौमी सलामती के मामलात पर समझौता नहीं करता, जब हमारी फ़ौज की ताकत बढ़ती है तो हम महसूस करते हैं कि हाँ, हम सही राह पर गामज़न हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि लोग मुल्क की तरक्की पर खुश हैं क्योंकि 70 साल बाद पहली बार उनके गांव तक बिजली पहुंची है। उनके बेटे और बेटियां पंखे में बैठकर रोशनी में तालीम हासिल कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की मांग अचानक बढ़ गई थी। मुल्क ने बहरान के बीच अपनी सलाहियतों को बढ़ाया। अब हम पहले से 10 गुना ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं। साथियों, चुनौती के इसी समय में ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन को आसान करने के लिए भारतीय रेल भी आगे आई है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस, ऑक्सीजन रेल ने सड़क पर चलने वाले ऑक्सीजन टैंकर से कहीं ज्यादा तेजी से, कहीं ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन देश के कोने कोने में पहुंचाई। माताओं बहनों को ये सुनकर गर्व होगा कि एक ऑक्सीजन एक्सप्रेस तो पूरी तरह महिलाएं ही चला रही है। देश की हर नारी को इस बात का गर्व होगा। इतना ही नहीं, हर हिंदुस्तानी को गर्व होगा। मैंने ऑक्सीजन एक्सप्रेस की एक लोको पायलट शिरीषा गजनी जी को मन की बात में आमंत्रित किया है। शिरीषा जी, नमस्ते। नमस्ते सर, कैसे हैं सर? मैं बहुत ठीक हूँ शिरीषा जी। मैंने सुना है कि आप तो रेलवे पायलट के रूप में काम कर रही है और मुझे बताया गया कि आपकी पूरी महिलाओं की टोली ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस को चला रही है। शिरीषा जी, आप बहुत ही शानदार काम कर रही हैं। कोरोना काल में आपकी तरह अनेक महिलाओं ने आगे आकर कोरोना से लड़ने में देश को ताकत दी है। आप भी नारी शक्ति का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। लेकिन देश जानना चाहेगा, मैं जानना चाहता हूँ कि आपको ये मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? सर, मुझको मोटिवेशन मेरा फादर मदर भी है सर। मेरा फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है सर। एक्चुअली आई एम हैविंग 2 एल्डर सिस्टर्स सर। वी आर 3 मेंबर्स, लेडीज ओनली, बट माय फादर गिविंग वेरी encourage टू वर्क. My first sister doing government job in bank work and I am settled in railway. My parents only encouraging me. अच्छा शिरीषा जी, आपने सामान्य दिनों में भी रेलवे को अपनी सेवाएं दी है, ट्रेन को स्वाभाविक चला है। लेकिन जब ये एक तरफ ऑक्सीजन की इतनी मांग और जब आप ऑक्सीजन को लेके जा रही है तो थोड़ा जिम्मेदारी भरा काम होगा, थोड़ी और जिम्मेवारियां होगी। सामान्य गुड्स को ले जाना अलग बात है, ऑक्सीजन तो बहुत ही डेलिकेट भी होती है चीजें। तो क्या? इतवार के रोज मोदी हुकूमत के 7 साल पूरे होने पर कांग्रेस पार्टी ने मरकज पर निशाना साधा है। पहले कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने वजीर आजम के मन की बात प्रोग्राम पर तंज कसा और फिर कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मोदी हुकूमत को मुल्क के लिए खतरनाक बताया। राहुल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कोरोना से लड़ने के लिए सही नीयत, नीति यानी पॉलिसी और फैसला चाहिए। महीने में एक बार सिर्फ बातचीत करने से कुछ नहीं होगा। मरकजी हुकूमत को घेरते हुए रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा था कि मोदी हुकूमत मुल्क के लिए हानिकारक है, यानी खतरनाक है। हुकूमत के 7 साल क्रिमिनल नेग्लिजेंस के बराबर हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी हुकूमत मौजूदा सूरत हाल के लिए जिम्मेदार है। कांग्रेस पार्टी ने हुकूमत के 7 साल पर 7 सवाल पूछे हैं। पहला, हुकूमत के 20 लाख करोड़ के पैकेज का फायदा किसे मिला? मुल्क में बैंक क्रेडिट ग्रोथ 59 साल से सबसे निचले सतह पर क्यों है? बेरोजगारी ने 45 साल का रिकॉर्ड क्यों तोड़ दिया?
12 करोड़ 20 लाख लोगों के बेरोजगार होने का जिम्मेदार कौन है? कमरतोड़ महंगाई पर मुल्क में हाहाकार क्यों मचा है? पेट्रोल 100 रुपये और सरसों का तेल 200 रुपये लीटर क्यों हो गया? हुकूमत की मुखालिफत में किसान सड़कों पर क्यों उतरे हुए हैं? मोदी हुकूमत के 7 साल पूरे होने पर बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने इतवार के रोज पार्टी वर्कर्स से बातचीत की। खासतौर से दिल्ली में वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर उन्होंने पार्टी अरकान को मुबारकबाद दी। हालांकि ये मौका भी सियासी इल्ज़ाम और जवाबी इल्ज़ाम से अछूता नहीं रहा। नड्डा ने आए दिन मरकज़ के सामने कोई ना कोई शिकायत करने वाली दिल्ली हुकूमत पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम किसी का नाम नहीं ले रहे, लेकिन कुछ लोग जो मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करते थे, उन्होंने वबा आने पर सब कुछ मरकज़ पर डाल दिया। जो लोग आज वैक्सीन पर हल्ला कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री जी को जब वैक्सीन वो बना रहे थे उसके लिए भारत के उद्यमियों को प्रेरित कर रहे थे, जब रिसर्च के लिए वो उसको प्रेरित कर रहे थे, तो हर तरीके से भारत के मोराल को तोड़ने का काम विपक्षी पार्टियों ने किया। क्या कहते थे उस समय? इसमें थर्ड ट्रायल ठीक से नहीं हुआ है, बिना थर्ड ट्रायल के लोगों को अगर ये दे दिया जाएगा तो उनके जान को जोखिम में डाला जाएगा। ये बीजेपी की वैक्सीन है, ये मोदी जी की वैक्सीन है। उस समय तरह तरह के प्रश्न खड़े करने वाले लोग आज वैक्सीन 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 को चिल्ला। मरकज की मोदी हुकूमत के इख्तिदार में 7 बरस पूरे होने पर कांग्रेस ने उसकी पॉलिसियों पर सख्त हमला बोला है। कांग्रेस के तर्जुमान रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि आज एक नाकाम, नाकारा और नासमझ हुकूमत का बोझ ढोते हुए मुल्क को 7 साल मुकम्मिल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि इख्तिसादी मंदी के बादल मंडला रहे हैं। जीडीपी की शरह -8 तक गिर गई है और फीकस आमदनी के मामले में हिंदुस्तान बांग्लादेश से भी पिछड़ चुका है। कोरोना की बदइंतजामी का तस्करा करते हुए सुरजेवाला ने कहा कि कोरोना वबा के दरमियान लाखों लोगों ने सिसक कर दम तोड़ दिया। शमशान और कब्रिस्तान भर गए हैं, मगर हुकूमत गायब है। ना ऑक्सीजन है, ना वेंटिलेटर, ना आईसीयू, ना जिंदगी बचाने वाली अद्वियात और ना ही वैक्सीन है। और मोदी हुकूमत मंजर आम से पूरी तरह से गायब है। गांधी वड्रा और हमारी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थे, जिन्होंने जब हमारे लाखों मजदूर जो उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा और बंगाल के हमारे भाई बहन जो तपती गर्मी में नंगे पांव बच्चे को कोख में लिए जिंदगी के अगले दिन की रोटी कहां से आएगी ये नहीं जानते पैदल चले जा रहे थे, तो हजारों बसों का इंतजाम कांग्रेस पार्टी ने किया था। पूरे देश में विपक्ष में होते हुए भी 2-3 प्रांतों को मैं अगर छोड़ दूं तो जहां हम विपक्ष में थे, करोड़ों रुपया हमारे प्रवासी मजदूरों के घर लौटने का कांग्रेस पार्टी ने जमा करवाया था। और जहां हमारी सरकारें हैं, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकारों ने मुफ्त उनके वापस लौटने का मोदी सरकार के संचालित रेलवे को पैसा देकर इंतजाम करवाया। आज भी जब आपदा का अवसर है तो कांग्रेस पार्टी तो पूरे देश में सेवा में लगी है और भारतीय जनता पार्टी वैक्सीन के बदले में पैसा बटोरने और वसूली में लगी है, जैसा हमने कल देखा। क्या कारण है? क्या कारण है कि कर्नाटका में भाजपा के एक विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े राष्ट्रीय पदाधिकारी और मोदी जी के चहेते के चाचा हैं, वो बीबीएमपी का वैक्सीन प्राइवेट अस्पताल में भिजवाकर 500 रुपये वसूलने का वीडियो आपके चैनल्स ने दिखाया। क्या कारण है कि फर्जी इंजेक्शन बेचते लोग जो पकड़े गए, उनके तार सीधे भाजपा से जुड़े हैं और मोदी जी उनकी तारीफ में उन्हें मुबारकबाद के कसीदे पढ़ते नजर आए? तो एक तरफ भाजपा है और एक तरफ कांग्रेस है। हमारे भी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट प्रशांत किशोर ने एक बार फिर वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से अपने माँ बाप को खो चुके बच्चों की मदद करने के बजाय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हुकूमत सिर्फ वादे कर रही है। मुफ्त में तालीम तो वैसे भी बच्चों का
कानूनी हक है। दरअसल एक दिन पहले ही कोरोना की वजह से यतीम यसीर हुए बच्चों के लिए मरकजी हुकूमत ने पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम का ऐलान किया था। इसके तहत ऐसे बच्चों को 18 साल की उम्र तक फ्री तालीम और हर महीना माशी मदद देने का ऐलान किया गया था। इस पर प्रशांत किशोर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए तंज किया और कहा कि मोदी हुकूमत का अनोखा मास्टर स्ट्रोक है। इस बार कोरोना से यतीम हुए बच्चों के लिए हमदर्दी और देखभाल का अलग तरीके से ही अपनाया गया है। ये बहुत ही ख़राब तरीका है। बच्चों को अभी मदद मिलनी चाहिए थी, लेकिन उन्हें 18 साल की उम्र में स्टाइपेंड देने का वादा किया गया। क्या बच्चों को इससे पॉजिटिविटी मिलनी चाहिए? उन्होंने कहा कि पीएम केयर्स ने फ्री यानी मुफ्त तालीम देने का वादा किया, उसके लिए वो उनके शुक्रगुजार हैं, लेकिन ये दस्तूर के तहत बच्चों को पहले ही मिलता है। मुफ्त तालीम तो बच्चों का बुनियादी इख्तियार है, बुनियादी हक है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत में भी बच्चों को शामिल किया, इसके लिए भी पीएमओ का शुक्रिया अदा करना चाहिए। आयुष्मान स्कीम 50 करोड़ हिंदुस्तानियों को फ्री मुफ्त में सेहत से मुतालिक खिदमात देने के लिए है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर यह स्कीम लोगों को अस्पताल में बेड और ऑक्सीजन भी नहीं दिलवा सकी थी। अब बात कोरोना के आंकड़ों की। दुनिया भर में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। बीते दिन 4,88,859 लोगों में कोरोना की तस्दीक हुई। इस दौरान 10,810 लोगों की मौत भी हुई। सबसे ज़्यादा मामले हिंदुस्तान में सामने आ रहे हैं। यहाँ हफ्ते के रोज़ 1,74,000 लोगों में कोरोना की तस्दीक हुई। इस दौरान 3,614 लोगों की मौत भी हुई। इसके बाद ब्राज़ील में 78,943 मुतासरीन की पहचान हुई और 1,971 लोगों की वबा की वजह से मौत हुई। इस तरह बीते दिन दुनिया में आए नए मुतासरीन के 51% मामले इन्हीं दोनों मुल्कों से सामने आए। दुनिया में कोरोना के अब तक 17 करोड़ 6 लाख से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 35,48,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 15 करोड़ 75 लाख लोगों ने कोरोना को मात दी है। फिलहाल 1 करोड़ 43 लाख लोगों का इलाज चल रहा है। ब्रिटिश साइंटिस्ट ने दावा किया है कि कोरोना वायरस चीन की वुहान लैब से ही निकला है और इसके कुदरती तौर पर चमगादड़ों से फैलने के कोई सबूत नहीं है। नया दावा चीन की पहले से ही बढ़ी हुई मुसीबतों में इजाफा करने वाला है। अमेरिका और कुछ वेस्टर्न कंट्रीज पहले ही कोरोना वायरस के ओरिजिन यानी इसके फैलने की शुरुआत और चीन के दावों पर सवालिया निशान लगाते रहे हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने तो बाकायदा मुल्क की खुफिया एजेंसियों से 90 दिन में रिपोर्ट तलब की है। अब ब्रिटिश साइंटिस्ट के खुलासे ने चीन पर शक और सवाल बढ़ा दिए हैं। दूसरी तरफ चीन ने सिर्फ एक बयान जारी कर चुप्पी साध ली है। ब्रिटेन के प्रोफेसर एंगस डेल्ग्लिश और नॉर्वे के डॉक्टर बर्गर सोरेंसन ने यह नई स्टडी की है। इसके मुताबिक SARS-CoV-2 वायरस असल में चीन के वुहान लैब से ही रिसर्च के दौरान लीक हुआ। अब यह गलती हो गई तो रिवर्स इंजीनियरिंग वर्जन के जरिए इसे छिपाने की कोशिश की गई। चीनी साइंटिस्ट दुनिया को यह दिखाना चाहते थे कि यह वायरस लैब में नहीं बल्कि कुदरती तौर पर चमगादड़ों से फैला। स्टडी के बाद जारी रिसर्च पेपर कहता है कि इस बात के कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि यह नेचुरल वायरस है। दरअसल चीनी साइंटिस्ट इसके जरिए साइंस सेक्टर में बढ़त हासिल करना चाहते थे। इस दूसरे लफ्जों में कहें तो दुनिया के दूसरे साइंटिस्टों से आगे निकलने की होड़ में बड़ा हादसा हो गया और यह पूरी इंसानियत के लिए खतरा बन गया। पेपर के मुताबिक साइंटिस्टों को जांच के दौरान कोविड-19 के सैंपल से कुछ सबूत भी मिले हैं। इनसे साफ हो जाता है कि लैब में सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई। इन साइंटिस्ट का यह भी दावा है कि चीन कई साल से इस तरह की हरकतें करता रहा है, लेकिन इन्हें जिम्मेदारों ने अनदेखा कर दिया। चीन के कुछ रिसर्चर्स ने जब इस बारे में जुबान खोलनी चाहिए तो उन्हें चुप करा दिया गया। चीन के कुछ साइंटिस्ट अमेरिकी यूनिवर्सिटीज के साथ भी जुड़े हुए हैं। ब्रिटिश साइंटिस्ट का दावा है कि लैब से लीक होने के बाद यह वायरस इंसानों में पहुंचा और वक्त के साथ साथ इन्फेक्शन और ताकतवर हो गया। इसकी तकनीकी वजूहात हैं। ब्रिटिश अखबार द डेली मेल को दिए इंटरव्यू में नॉर्वे के डॉक्टर बर्गर सोरेंसन ने कहा कि अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई नेचुरल वायरस इतनी तेजी से म्यूटेट हो। इनका एक तरीका होता है और इसे रिसर्चर पकड़ लेते हैं। इसके बाद इसका एंटीवायरस तैयार कर लिया जाता है। कोविड के मामले में कहानी बिल्कुल अलग है। भले ही अब चीनी साइंटिस्ट कुछ भी दावा करें, लेकिन सच्चाई सामने आ रही है और एक दिन हर चीज़ हमारे सामने होगी। हमने पहले भी लैब लीक देखी है।
डॉक्टर सोरेनसन ने कहा कि फरवरी 2020 का एक वाकया याद कीजिए। साउथ चाइना की एक यूनिवर्सिटी के सीनियर रिसर्चर और मॉलिक्यूलर एक्सपर्ट बोताओ जियाओ ने अपने रिसर्च पेपर में कहा था कि जानलेवा कोरोना वुहान की एक लैब से निकला। यहां इससे निपटने के लिए सिक्योरिटी इंतजाम भी नहीं थे। हालांकि जब उन पर दबाव बढ़ा तो उन्होंने ये दावा वापस ले लिया था। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच वियतनाम में वायरस के नए वेरिएंट की तस्दीक हुई है। दावा है कि ये हवा के जरिए तेजी से फैलता है। वियतनाम के वजीर सेहत गुयेन थॉन लॉन्ग ने बताया कि इस वेरिएंट में सबसे पहले हिंदुस्तान और ब्रिटेन में मिले B.1.617 से मिलते जुलते स्ट्रेन है। साइंटिस्टों ने हाल ही में मुतासिर हुए कुछ मरीजों को इन्फेक्ट करने वाले वायरस की जेनेटिक स्टडी की है। इसमें नए स्ट्रेन की तस्दीक हुई है। पहले ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका, ब्राजील और हिंदुस्तान में कोरोना का नया स्ट्रेन कोहराम मचा चुका है। कोरोना का ये वेरिएंट गले में तेजी से बढ़ता है और तेजी से आसपास के माहौल में फैलता है। हालांकि लॉन्ग ने यह नहीं बताया कि अभी वियतनाम में इस नए वेरिएंट के कितने केसेस आए हैं। इससे पहले भी वियतनाम में 7 वेरिएंट फैले हुए थे। लॉन्ग का कहना है कि मुल्क में बढ़ते मामलों के पीछे नया वेरिएंट जिम्मेदार हो सकता है, जो मुल्क में 30 से ज्यादा इलाकों में फैल चुका है। इसके बाद से यहां कई तरह के पाबंदियां लगा दिए गए हैं। कुछ जगहों पर मजहबी प्रोग्राम्स के बाद मामले बढ़ते देखे गए, जिसके बाद उन पर भी रोक लगा दी गई। ज्यादातर बड़े शहरों में भीड़ जमा होने पर पाबंदी है। पब्लिक पार्क, रेस्टोरेंट्स, बार, क्लब्स और स्पा भी बंद हैं। सऊदी अरब ने मुत्तहदा अरब इमारात और अमेरिका समेत 11 ममालिक से ताल्लुक रखने वाले मुसाफिरों को 30 मई से दाखिले की इजाज़त दे दी है। उन ममालिक में हिंदुस्तान और पाकिस्तान शामिल नहीं है। सऊदी अरब ने क़ब्ल-अज़-इन ममालिक से ताल्लुक रखने वाले मुसाफिरों पर कोरोना वायरस की वबा फैलने के खदशे के पेश नज़र दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी थी। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक जिन ममालिक से ताल्लुक रखने वाले मुसाफिरों को इतवार से ममलिकत में दाखिल होने की इजाज़त होगी, उनमें अमरीका और UAE के अलावा जर्मनी, आयरलैंड, इटली, बरतानिया, पुर्तगाल, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, फ्रांस और जापान शामिल हैं। सऊदी वजारत दाखिला के एक जरिए ने बताया कि इन ममालिक से ताल्लुक रखने वाले मुसाफिरों की ममलिकत में दाखिले पर आयद पाबंदी खत्म करने का फैसला आलमी इदारे सेहत यानी WHO की फराहम करदा मालूमात की रोशनी में किया गया है। WHO ने कहा कि इन ममालिक ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए मौसर इकदाम किए हैं। ताहम मज़कूरा ममालिक से ताल्लुक रखने वाले मुसाफिरों को सऊदी अरब में आमद के बाद क्वारंटाइन में रहना होगा। सऊदी अरब ने 3 फरवरी को 20 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले मुसाफिरों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी थी और सिर्फ उन ममालिक में मुकीम सऊदी शहरियों, सिफारतकारों, तिब्बी अमले को उनके ख़ानदानों को मुल्क में लौटने की इजाज़त दी थी। सऊदी हुकूमत ने 17 मई को अपने शहरियों को बैरून मुल्क सफ़र की इजाज़त दे दी थी और अपनी बर्री, बहरी और फ़िज़ाई सरहदें खोल दी थी। सऊदी अरब की जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी ने गुज़िश्ता जुमेरात को कोविड-19 की वैक्सीन लगवाने वाले अफराद के लिए तफरीही सरगर्मियां बहाल करने का ऐलान किया था। हिंदुस्तान में कोरोना की दूसरी लहर जिस रफ्तार से बढ़ी थी, उसी रफ्तार से उसमें कमी भी रिकॉर्ड की जा रही है। रोज़ाना केसों के 7 दिन की औसत की बात करें तो दूसरी लहर के पीक से महज 3 हफ्तों में ही कोरोना के रोज़ाना मामलों में 50% तक की कमी रिकॉर्ड की गई है। 7 दिन के औसत मामलों के मुताबिक मुल्क में पहली लहर का पीक 8 मई को हुआ था, जब 3,91,263 कोरोना के मामले रिकॉर्ड किए गए थे। इन आंकड़ों में बीते दिन 50% की गिरावट देखी गई, यानी 29 मई को यह आंकड़ा 1,95,183 तक पहुंच गया था। अगर पहली लहर की पीक की बात करें तो पिछले साल 17 सितंबर को 93,735 मुतासरीन की पहचान हुई थी। इस आंकड़े को आधा होने में करीब 6 हफ्ते लगे थे, यानी 30 अक्टूबर को 50% गिरावट के साथ मुतासरीन का आंकड़ा 46,380 तक पहुंचा था। मुल्क में पिछले 24 घंटों में 1,65,144 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। यह आंकड़ा बीते 47 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले 12 अप्रैल को 1,60,854 नए केसेस आए थे। इस दौरान 3,463 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई और 2,64,342 लोग ठीक भी हुए। गंगा किनारे मिली लाशों के बाद उत्तर प्रदेश से एक और शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। बलरामपुर में कोरोना से मरने वाले उस शख्स की आखिरी रसूमात करने के बजाय अफरादे खानदान ने लाश को राप्ती नदी में फेंक दिया। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। इसमें 2 लोग लाश को पुल से नदी में
फेंकते दिख रहे हैं। इनमें से एक ने पीपीई किट पहनी है। ये वाकया कोतवाली थाना इलाके में राप्ती नदी पर बने सिसाई घाट पुल का है। लाश को राप्ती नदी में फेंके जाने के दौरान वहां से गुजर रहे किसी शख्स ने इसका वीडियो बना लिया, जो अब वायरल हो गया है। लाश फेंकने वाले दोनों लोगों की पहचान हो गई है। ये मरने वाले के अफराद खानदान ही हैं। इनमें से एक के हेल्थ वर्कर होने की बात भी सामने आ रही है। इन दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि ये तो सिर्फ एक वीडियो है जिसमें पता चल गया कि लाश फेंकी जा रही है, लेकिन क्या और भी लाशें राप्ती नदी में फेंकी जा रही हैं? इसका जवाब मिलना भी बाकी है। सीएमओ डॉक्टर विजय बहादुर सिंह ने बताया कि राप्ती नदी में फेंका गया लाश सिद्धार्थनगर जिले के शोहरतगढ़ के रहने वाले प्रेमनाथ मिश्रा की है। 25 मई को कोरोना से मुतासिर होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 28 मई को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। इसके बाद कोविड प्रोटोकॉल के तहत लाश अफराद खानदान को सौंप दी गई थी, लेकिन लाश नदी में फेंकने का वाक़ये का पता चलने पर कोतवाली नगर में एपिडेमिक एक्ट के तहत केस दर्ज कर दिया गया है। चलो चलो आगे चलो, एक तो रहे नहीं शायद। ओ भाई साहब, अरे रुको रुको रुको, शीशा खोल लो ना भाई साहब। लग्जरी होटल्स में वैक्सीनेशन ड्राइव चला रहे अस्पतालों पर मरकजी हुकूमत ने सख्ती शुरू कर दी है। हुकूमत ने ऐसे अस्पतालों पर कार्रवाई करने की वार्निंग दी है। हफ्ते के रोज वजारत सेहत ने रियासतों और यूनियन टेरिटरीज के ओहदेदारों को लेटर भेजा। इसमें कहा गया है कि ओहदेदार उन होटल्स और अस्पतालों पर नजर रखें जो वैक्सीनेशन की गाइडलाइंस पर अमल नहीं कर रहे हैं। उस चिट्ठी में कहा गया कि कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने बड़े बड़े होटल्स के साथ करार कर लिया है। इसमें वैक्सीनेशन का पैकेज दिया जा रहा है। ये सीधे तौर पर गाइडलाइंस का वायलेशन है। वैक्सीनेशन पर मरकजी हुकूमत की गाइडलाइंस में वाजे किया गया है कि सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीनेशन हो सकता है। कंपनियां अपने मुलाजिमीन का वैक्सीनेशन ऑफिस में करवा सकती हैं। वैक्सीनेशन सेंटर दूर होने पर बुजुर्गों के लिए सोसाइटी में कैंप लगाया जा सकता है। इसके अलावा पंचायत भवन, स्कूल और कॉलेज को टेम्पररी वैक्सीनेशन सेंटर बनाया जा सकता है। होटल अपने लग्जरी पैकेज में वैक्सीन लगवाने वालों को ढेर सारी सहूलतें दे रहे हैं। इसमें रुकने का इंतजाम, हेल्थी ब्रेकफास्ट, डिनर और वाईफाई के अलावा अस्पतालों से एक वैक्सीनेशन एक्सपर्ट भी मुहैया करवाया जा रहा है। यह पैकेज 5,000 रुपये का बताया जा रहा है। इसका सोशल मीडिया पर भी मुखालिफत की जा रही है। सऊदी अरब ने हिंदुस्तान को इंसानी हमदर्दी के जज्बे के तहत कोरोना वबा से निपटने के लिए ऑक्सीजन और दीगर तिब्बी सामान की बड़ी मिकदार फराहम करने का ऐलान किया। इस सिलसिले में सऊदी हुकूमत हिंदुस्तान को ऑक्सीजन के 3 कंटेनरों समेत तिब्बी सामान के 100 कंटेनर फराहम करेगी। ऑक्सीजन के 3 कंटेनर हिंदुस्तान को रवाना कर दिए गए हैं, जो 6 जून तक हिंदुस्तानी बंदरगाहों तक पहुंच जाएंगे। कंटेनर में 60 टन ऑक्सीजन है। आने वाले हफ्तों के दौरान सऊदी अरब से इंसानी हमदर्दी के जज्बे के तहत हिंदुस्तान को 100 कंटेनर्स तिब्बी सामान और वबा से लड़ने के लिए ज़रूरी अशिया भेजी जाएंगी। इस इमदादी मिशन का मकसद दोस्त ममालिक को वबा से लड़ने में मदद फराहम करना है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कोरोना के सबब बेवक्त मौत का शिकार होने वाले सहाफ़ियों के पसमानदगान को 10-10 लाख रुपए का माली ताउन मुहैया करवाने की हिदायत दी है। सरकारी ज़राए ने बताया कि कोरोना मैनेजमेंट के सिलसिले में टीम 9 की मीटिंग में योगी ने यह हिदायत जारी की। गौरतलब है कि कोरोना की दूसरी लहर में लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के दीगर अजला में बड़ी तादाद में सहाफ़ी कोरोना वायरस के सबब हलाक हुए थे। सहाफ़ियों की एसोसिएशन ने वज़ीर आला से हलाक होने वाले सहाफ़ियों के ख़ानदानों को माली ताउन देने की गुजारिश की थी। यौम सहाफ़त के मौके पर सीएम योगी के इस फैसले की तारीफ करते हुए मंजूर शुदा जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सदर हेमंत तिवारी और दीगर ओहदेदारों ने उनके इस कदम को सराहा। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जहरीली शराब से अब तक 56 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 49 लाशों का पोस्टमार्टम हो चुका है। इंतजामिया ने कई लाशों का बगैर पोस्टमार्टम कराए जबरन आखिरी अंतिम संस्कार करवा दिया।
इससे नाराज अफराद खानदान ने डीएम के दफ्तर का घेराव किया। उधर पोस्टमार्टम हाउस में पहुंची लाशों को देखने के बाद डीएम एसएसपी आंकड़ों को छिपाने में जुटे हैं। अलीगढ़ के डीएम चंद्रभूषण सिंह का कहना है कि इस शराब सानेहे में अब तक 25 लोगों की मौत हुई और पोस्टमार्टम के लिए पहुंचे बाकी लाशें मुश्तबा हैं। इधर 10 से ज्यादा लोगों की हालत तशवीशनाक बनी हुई है। ये जिले के अलग अलग अस्पतालों में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। अलीगढ़ में शराब से हुई मौतों पर बीजेपी एमपी सतीश गौतम ने कहा कि इन अमवात के लिए सीधे तौर पर डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चंद्रभूषण सिंह जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि जहरीली शराब से जितनी भी अमवात हुई हैं सबके घर जाकर उनके अफराद खानदान से वो मिलेंगे। मॉनसून पर 2 एजेंसियों ने अलग अलग दावे किए हैं। न्यूज एजेंसी प्राइवेट एजेंसी है खान की एजेंसी स्काई मेट, उसके मुताबिक मॉनसून केरल पहुंच चुका है, लेकिन इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी महकमे मौसमियात ने कहा है कि ये 3 जून को केरल के साहिल पर पहुंचेगा। इससे पहले महकमे मौसमियात का अंदाजा था कि इस बार मानसून 31 मई यानी कल केरल पहुंचेगा। स्काईमेट ने मानसून 30 मई को केरल पहुंचने का अंदाजा लगाया था। उसके मुताबिक मानसून नॉर्मल रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। अंडमान निकोबार आइलैंड में अपनी तय तारीख 21 मई को दस्तक देने के बाद ये लगातार नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। ये 24 मई को श्रीलंका के साहिली माफ कीजिएगा जुनूबी साहिल तक पहुंच चुका था और अगले 3 दिन में श्रीलंका के शुमाली साहिल के करीब पहुंचा। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के मुलजिम मेहुल चौकसी के जल्द हिंदुस्तान वापस लाए जाने की उम्मीद बढ़ गई है। एंटीगुआ के वजीर आजम गैस्टन ब्राउन के मुताबिक हिंदुस्तान ने एक प्राइवेट जेट के जरिए डोमिनिको हुकूमत को चौकसी के एक्स्ट्राडिशन के दस्तावेजात भेजे हैं। चौकसी इस वक्त डोमिनिका की जेल में ही बंद है। हालांकि चौकसी को लेकर हिंदुस्तान की तरफ से अभी तक कोई सरकारी बयान नहीं आया। इससे पहले हफ्ते के रोज चौकसी की डोमिनिका के जेल से पहली तस्वीर सामने आई थी। सलाखों के पीछे कैद चौकसी स्काई कलर की टी शर्ट में दिख रहा है। उसके चेहरे पर डर और खौफ साफ देखा जा सकता है। उसकी बाईं आंख में चोट के निशान भी दिख रहे हैं। उसकी आंख लाल है, साथ ही उसके हाथ में भी चोट के निशान देखे जा सकते हैं। उसके वकीलों ने दावा किया है कि चौकसी से मारपीट की गई है। 2 दिन पहले मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डोमिनिका में चौकसी के वकील मार्श वैन ने कहा कि सुबह उन्होंने अपने क्लाइंट से पुलिस स्टेशन में मुलाकात की ही। वकील के मुताबिक चौकसी ने इल्जाम लगाया कि उसे डोमिनिका में अगवा कर लिया गया था। चौकसी ने अपने साथ मारपीट का भी इल्जाम लगाया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर सुकमा के बॉर्डर पर हालात पे वाकई सिलगेर पुलिस की फायरिंग के बाद से सुलग रहा है। सिलगेर में 13 मई से मकामी गांव वालों का मुजाहरा जारी है। हफ्ते के रोज आई ये खबर ने गांव के लोगों का गुस्सा और बढ़ा दिया। खबर यह है कि पुलिस की फायरिंग की वजह से मची भगदड़ में जख्मी हुई हामिला खातून पुणे सोमली की मौत हो गई। इससे गांव वालों का गुस्सा और बढ़ गया। 22 गांव के हजारों लोग कैंप के सामने डटे हुए हैं और कैंप बंद करने की मांग कर रहे हैं। मुजाहरे में शामिल गांव वालों ने बताया कि भीड़ पूनम को रौंद कर आगे बढ़ने को मजबूर थी। जख्मी होने के बाद पूनम घर पर ही रही, लेकिन अब उसकी मौत हो गई। वो 3 महीने की हामिला थी। इससे पहले उसका एक बच्चा बीमारी की वजह से मर चुका था। 13 मई को हुई पुलिस फायरिंग में 3 लोगों की पहले ही मौत हो चुकी है। पुलिस ने उन्हें नक्सली बताया था, लेकिन जो ट्राइबल्स हैं उनके मुताबिक ये आम लोग थे। इसीलिए हजारों लोग पिछले 17 दिन से इस इलाके में खुले पुलिस कैंप की मुखालिफत कर रहे हैं। मुल्क में कोरोना की वजह से बने हालात के चलते 12वीं बोर्ड के इम्तिहानात को लेकर असमंजस अभी जारी है। ऐसे में इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन CISCE बोर्ड ने अपने सभी मलका स्कूलों से इस साल 12वीं में पढ़ रहे स्टूडेंट्स की 11वीं के फाइनल एग्जाम और 12वीं के सेशनल एग्जाम्स के मार्क्स मांगे हैं। मौजूदा हालात को देखते हुए बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स और पेरेंट्स इम्तिहान रद्द करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि बोर्ड ने अभी तक इम्तिहानात को लेकर किसी तरह का कोई फैसला नहीं किया है। CISCE ने इससे पहले 10वीं के इम्तिहानात रद्द कर दिए थे। बोर्ड के सेक्रेटरी गैरी अराथुन ने स्कूलों के प्रिंसिपल्स को चिट्ठी लिखकर कहा कि CISCE अपने सभी स्कूलों से 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स के आंकड़ों को जमा करने का अमल शुरू कर चुकी है। ऐसे में सभी से रिक्वेस्ट है कि 12वीं के इम्तिहानात के स्टूडेंट्स के सिलसिले में मांगी गई जानकारी 7 जून तक मुहैया करवाई जाए।
नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।